ॐ सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। आप सभी को नमस्कार। वेद विरंची वाणी चैनल में आप सभी को स्वागत है। वेद विज्ञानों का खजाना है। परमेश्वर की वाणी से उत्पन्न वेदों को पढ़ने से माचिस की तिल्ली से लेकर अंतरिक्ष के नौका तक प्रत्येक वस्तु का स्वरूप ठीक से समझ सकते हैं। इसलिए मैं वेद संबंधी अनेक विज्ञानदायक विषयों को इस चैनल के माध्यम से आपके सामने रखते हुए ऋषि ऋण को उतारने की कोशिश कर रही हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिए। यह विषय सभी तक पहुँचने के लिए कमेंट करके प्रोत्साहित कीजिए। इसमें आपको मैं एक चैलेंज भी दे रही हूँ। इस वीडियो में मेरे द्वारा कोई अंश गलत कथन किया है ऐसा कोई सिद्ध करे तो उसको 2000 रुपये पुरस्कार के रूप में दूंगी। विषय में आते हैं। आज का मेरा विषय यह है कि मकर राशि में सूर्य का संक्रमण कब होगा, अर्थात उत्तरायण कब प्रारंभ होता है। दो अयनों के मध्य संधिकाल को संक्रांति के नाम से पर्व मनाना भारतीयों में परंपरा चल रही है। संक्रांति का मतलब नई उजाला यानी रोशनी। भारतीयों को उत्तरायण पुण्यकाल है। यह श्रेयो मार्ग के लिए रास्ता दिखाता है। इसलिए इस पावन दिन में विशेष यज्ञ, अलग अलग पकवानों, रंगोलियाँ, हरिदासों के कीर्तना, बैलों के सेवा, खीर आदि से मनाते हुए परमात्मा से ऐश्वर्य का कामना करते हैं। इतना विशेष वाला संक्रांति पर्व किस दिन आता है पूछे तो हर कोई 24 जनवरी को तुरंत बताता है, परंतु यह पूरी तरह गलत है, क्योंकि दिसंबर 22 तारीख को ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर चुका है। उसी दिन उत्तरायण प्रारंभ हो चुका है। क्या आप इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? यह सच है कि कई विद्वानों को यह बात पता ही नहीं। मैं कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया ग्रुप में एक वेद विद्वान के द्वारा पढ़ा हुआ यज्ञ संकल्प सुना है। उसमें वे उत्तरायण के स्थान में दक्षिणायनी ऐसा पढ़ चुके थे। इस बात को दृष्टि में रखते हुए दूसरे लोग भी ऐसा ही पढ़ रहे होंगे सोच के मेरा DNA ग्रुप में मैसेज किया। मैंने जैसा सोचा था वैसे ही बहुत सारे लोग संक्रांति के दिन ही उत्तरायण मानते हैं। यह सिद्ध हुआ। इस सिलसिले में मैं ज्योतिष शास्त्र यानी एस्ट्रोलॉजी और भौगोलिक शास्त्र यानी ज्योग्राफी के आधार पर एक विवरणात्मक वीडियो बनाने का संकल्प किया। इस गंभीर बात का विवरण देते समय आपको थोड़ा कठिन लग सकता है, मगर 2-3 बार यह वीडियो देखने पर जरूर समझ में आएगा। भूमि गोलाकार रहता है या चटाई जैसा है? साल में 10 महीने होते हैं या 12 महीने?
इन प्रश्नों के उत्तर नहीं जानने वालों के द्वारा बनाए गए सिलेबस को हम पाठशालाओं में पढ़ रहे हैं ना, इस तरह अस्त व्यस्त और असमंजस स्थिति में हम पढ़ना सहज ही है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि वेदों को आधार बनाकर नक्षत्रों की स्थिति गतियाँ, काल गणना, ऋतुओं के परिवर्तन के समझकर तदनुसार वैदिक पर्व पद्धति को प्रवेश किया है। यह केवल शास्त्रीय ही नहीं अपितु आरोग्यदायक भी है। अब आपको संक्रांति पर्व के ऊपर दिया जाने वाला इस एपिसोड के लिए मैंने बहुत परिश्रम किया है। बहुत सारे किताबें पढ़ते हुए उस ज्ञान को गूगल सर्च में ज्योग्राफी कंटेंट से जोड़कर जो स्पष्टता मिली उसके आधार पर यह वीडियो बनाई हूँ। इस प्रकार के अनेक विषयों पर मेरा वेद यज्ञ लघु ग्रंथ में आप पढ़ सकते हैं। यह पुस्तक अगले 1-2 महीने में आपके सम्मुख प्रस्तुत हो जाएगा। अब मकर संक्रमण कब है, इस टॉपिक पर सीधा चलते हैं। मैं इस विषय को 4 चित्रों के सहायता से समझाने की कोशिश करती हूँ। अंत में इसे निरूपण करने के लिए एक प्रयोग भी दिखाऊंगी। आप स्वयं ही परीक्षा कर सकते हैं। पहला चित्र देखिए। विश्व में कई करोड़ों के करोड़ों नक्षत्र हैं। हर नक्षत्र के चारों तरफ कुछ ग्रह घूमते रहते हैं। हर ग्रह के कुछ उपग्रह रहते हैं। ये नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, एस्टेरॉइड्स सारे नियमित गति से निर्दिष्ट कक्षा में अपने अपने केंद्र के चारों ओर विमानों की तरह घूमते रहते हैं। सृष्टि स्थिति लयकारक परमात्मा ही इन सब का मूल और आधार है। ग्रह भ्रमण, परिभ्रमण, नक्षत्र गमन के आदान पर कल्प, युग, साल, मास, पक्ष, अहोरात्र आदि होते रहते हैं। विभिन्न वातावरण परिस्थितियां बदलते रहते हैं। काल के विभाग तदनुसार प्रकृति में होने वाले बदलाव को समझने में अधुनातन मानव विफल हो रहे हैं। अतः वैज्ञानिक दृष्टि से कल्पित पर्वों को मनाकर तृप्ति पा रहे हैं। एक बार वेदों की ओर मुड़कर सनातन धर्म को अपनाने से हम भारतीय होकर गर्व करेंगे और आनंदित होंगे। सूर्य मिल्की वे के नामक एक गैलेक्सी में रहने वाला एकाएक नक्षत्र है। इस गैलेक्सी केंद्र के चारों तरफ घूमने वाले सूर्य के कक्षा को ही ज्योतिष चक्र कहते हैं। इस चक्र में 28 नक्षत्र रहते हैं। एक नक्षत्र को पार करने के लिए 100 वर्षों का समय लेते हुए 2700 वर्षों में सूर्य एक प्रदक्षिणा पूरा करता है। मिल्की वे के उत्तर दिशा में रहने वाला ध्रुव नक्षत्र स्थिर रहता है, अतः इसे पोल स्टार कहते हैं। यहाँ स्थिर का तात्पर्य
यह है कि वो बिल्कुल नहीं हिलता ऐसा नहीं है, अपितु अत्यधिक दूर रहने के कारण उनके गमन को सापेक्ष रूप से देखने पर वह स्थिर ऐसा प्रतीत होता है। दक्षिण के तरफ वृद्धावस्था में अगस्त्य नक्षत्र रहता है। इन दोनों नक्षत्रों के आधार पर सूर्य ज्योतिष चक्र में कहाँ रहता है पता लगा सकते हैं। ध्रुव नक्षत्र के चारों तरफ सप्तर्षि मंडल घूमता रहता है। वर्तमान ध्रुव नक्षत्र के पास मघा नक्षत्र है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय में भी यही स्थिति थी, ऐसा व्यास महर्षि ने महाभारत में वर्णित किया है। अब सौर कुटुंब के बारे में देखते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले 9 ग्रहों में पृथ्वी भी एक है। यह खुद की परिक्रमा करते हुए सूर्य के चारों तरफ घूमती है, यानी भूभ्रमण करते हुए भू परिभ्रमण भी करता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ खुद की प्रदक्षिणा 24 घंटों में करती है, अतः दिन और रात देते रहते हैं। पृथ्वी वर्तुलाकार यानी स्फेरिकल शेप में रहता है। इसे सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए यानी भू परिभ्रमण के लिए 12 महीने अर्थात 360 दिन लगते हैं। पृथ्वी पूर्व की तरफ 23 डिग्री में टेढ़ा रहता है, यानी झुक के रहता है। इसकी वजह से ही 6 ऋतुएं होने की संभावना हुआ। अंग्रेजी कैलेंडर में 365 दिनों के स्थान में 360 दिन ही मैं क्यों बोल रही हूँ? आप ऐसा सोच रहे होंगे ना। चलिए आपको वेद प्रमाण दिखाऊंगी। अथर्ववेद में पहला मंत्र ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः ऐसा आता है। इस मंत्र में स्वयं परमात्मा ने कहा है कि वर्ष यानी साल में त्रिसप्ताह अर्थात 360 दिन होता है। इसलिए मैं वेद को प्रमाणी के रूप में ले रही हूँ। यह गणित कैसा करना है मेरा वेद यज्ञ नामक लघु ग्रंथ में लिख चुकी हूँ, वहाँ पढ़िए। वेद के अनुसार यह 360 दिन ही 12 महीने अर्थात काल देवता का 12 आदित्य के रूप में वर्णित है। 33 प्रकार के देवताओं में ये भी एक तरह के समूह है। उत्तर भारत में सौरमान कैलेंडर उपयोग करते हैं, तो दक्षिण में चांद्रमान कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। दोनों के बीच में 1 महीना का अंतर होता है। अतः अब हमारे यहाँ मार्गशीर्ष मास चल रहा है, तो उत्तर भारत में पुष्य मास चल रहा है। इतनी ही नहीं, उत्तर भारत वाले विक्रमार्क शक अनुसार करते हैं, तो दक्षिण भारतीय लोग शालिवाहना शक का अनुसरण करते हैं। वेद में चंद्र को मासकृत कहते हैं। चंद्र भूमि के चारों ओर घूमने में 29 दिन लेता है। इसे एक मास यानी महीना कहते हैं। अमावास्या से पौर्णिमा तक शुक्ल पक्ष यानी तेलुगु में बोलते हैं शुद्ध पक्ष, पूर्णिमा से अमावास्या तक कृष्ण पक्ष यानी बहुल पक्ष बोलते हैं।
सौरमान और चांद्रमान के बीच एक दिन का अंतर रहता है, यानी महीने में रहता है ये। इसलिए 3 महीनों के बाद एक अधिक मास को चांद्रमान कैलेंडर में जोड़ते हैं। इसलिए कभी कभी अधिक श्रावण मास या अधिक आषाढ़ मास ऐसा सुनने में आता है। संक्रांति पर्व सौरमान कैलेंडर के आधार पर आता है, इसलिए यह त्योहार हर वर्ष एक ही तारीख पर आता है। मगर होली, युगादि, दिवाली, दशहरा आदि पर्व चांद्रमान कैलेंडर के आधार पर आते हैं। तिथियों के आधार इन त्योहार आते हैं। अब दूसरे चित्र देखिए। इसे देखते हुए ज्योतिष चक्र के संबंधित अति मुख्य दृग्विषय सप्तर्षि मंडल के बारे में जानेंगे। ध्रुव नक्षत्र के चारों ओर ये 7 नक्षत्र प्रश्न चिन्ह की तरह घूमते हैं। साल में एक भ्रमण पूरा करते हैं। इन 7 नक्षत्रों को मरीचिः, वसिष्ठः, अंगिरसः, अत्रिः, पुलस्त्यः, पुलह और क्रतुः कहते हैं। वसिष्ठः के पास रहने वाले एक छोटी सी नक्षत्र को अरुंधति कहते हैं। इसी को विवाह महोत्सव में वधू वरों को पंडित जी दिखाते हैं। ध्रुव नक्षत्र से सप्तर्ष मंडल किस तरफ है देख के उससे ऋतु को जान सकते हैं। हेमंत ऋतु में, सर्दी का मौसम में, ये दाई तरफ यानी त्रिवोक्लाक दिशा में खड़ा हुआ प्रश्न चिन्ह जैसा रहता है, तो गर्मी के मौसम में बाई की तरफ यानी 9 o'clock दिशा में शीर्षासन करते हुए दिखता है। बसंत ऋतु में यह पोल स्टार के ऊपर 12 o'clock दिशा में साष्टांग प्रमाण करते हुए दिखता है, तो शरद ऋतु में नीचे की तरफ यानी 6 o'clock दिशा में शवासन डालकर सोता हुआ दिखता है। इन चारों ऋतुओं में दिए गए इस सप्तर्षि मंडल ध्रुव नक्षत्र से मिलाते हुए रेखाएं खींचने पर स्वस्तिक बनता है। भारतीयों के पवित्र चिन्हों में यह एक चिन्ह है। स्त्री चक्र और ओम के बारे में भी आपको आने वाले दिनों में वीडियो बना के समझाऊंगी। अब तीसरा चित्र देखिए। भूमि एक गोलाकार खगोल वस्तु है। 5 भूतों में यह भी एक है। यह पूरब की ओर 23 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए साल में 2 अयनम बनते हैं। मध्याह्न के 12 बजे सूर्य किरणें मकर रेखा पर गिरते हैं। हमारा भारत देश उत्तरार्धगोल में 8 डिग्री से 37 डिग्री अक्षांशों के बीच और 69 डिग्री से 97 डिग्री पूर्व रेखांशों के मध्य रहने के कारण इस समय शीताकाल यानी सर्दी का मौसम होता है, क्योंकि तिरछे में पड़ने वाले सूर्य किरणों में उष्णता कम रहती है। वही जून महीने में सूर्य रश्मि कर्कट रेखा पर गिरती है। हमारे
देश के बीच में से कर्कट रेखा जाने के कारण उस समय में भारत में गर्मी यानी ग्रीष्मकाल रहता है। उष्णता अधिक मात्रा में होने से गर्मी लगता है। अब चौथे चित्र को देखते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हुए पृथ्वी कक्षा को दिखाया गया है। यह कक्षा वर्तुलाकार अर्थात अंडे के आकार के तरह रहता है। इस कक्षा में घूमते हुए भूमि को 6 स्थानों में परिशीलन करने पर अयनम नामक पद को हम ठीक तरह समझ सकते हैं। संस्कृत भाषा के गमना अर्थ देने वाले ये धातु से अयनम शब्द सिद्ध होता है। सूर्य रश्मि का प्रसारण मार्ग के आधार पर साल को 2 अयनों में विभाजित करते हैं। पहला उत्तरायण, दूसरा दक्षिणायन। सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण बदलने वाले दिन को संक्रांति पर्व के रूप में हम मनाते हैं। पृथ्वी अपने कक्षा में अपसव्य दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। जनवरी मास के 3 तारीख को भूमि सूर्य के अत्यंत समीप आता है। इसे पेरिएप्सिस कहते हैं। इस स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के बीच में 147 मिलियन किलोमीटर दूरी रहता है। जुलाई 3 तारीख को भूमि सूर्य से अपने कक्षा में ही अत्यंत दूर चला जाता है। इसे अपोयाप्सिस कहते हैं। इस समय सूर्य और भूमि के बीच दूरी 152 मिलियन किलोमीटर होता है। दिन और रात समान अर्थात 12-12 घंटे दिन रात्र रहने वाले दिनों को विषुवत यानी इक्विनॉक्स कहते हैं। यह साल में 2 बार आते हैं। 22 तारीख मार्च महीने में आने वाले विषुवत को वसंत विषुवत यानी वर्नल इक्विनॉक्स और 23 सितंबर में आने वाले विषुवत को शरद विषुवत यानी ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। इस समय सूर्य किरण भूमध्य रेखा पर सीधा गिरता है। जून के 21 तारीख को उत्तरायणांतम यानी सोलार सोल्स्टिस कहते हैं। इसी दिन सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करता है। कर्कट रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सूर्य के अभिमुख आता है। ऐसे ही 22 दिसंबर को दक्षिणायनांतम कहते हैं। इसी दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है अर्थात इसी दिन मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सूर्य के अभिमुख आता है। इसी दिन से भूमि पर सूर्य रश्मि उत्तर दिशा की ओर गमन करना प्रारंभ होता है। इसलिए असली मकर संक्रांति यही है। मकर सृष्टि का उत्पत्ति अर्थात भूमि, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि खगोल वस्तुएं, मनुष्य आदि जंतुएं के उत्पत्ति होकर
197 करोड़ से ज़्यादा वर्ष बीत चुके थे। इसलिए इतनी लंबी कालक्रम में त्योहारों का तारीख बदल जाने का संभव हो जाता है। यह भूल हम वैदिक कैलेंडर से अंग्रेजी कैलेंडर की ओर बदलते समय भी हुआ होगा। नहीं तो नई फसल घर आने के शुभ दिन इस त्योहार को मनाने के परंपरा बनी होगी। जो भी हो, इस त्योहार के दिन विशेष होम करने के जगह केवल उत्साग्नि से काम चला रहे हैं। मिष्टान्नम को सृष्टकृति के रूप में यज्ञाग्नि में डालने के जगह देवी देवताओं के चित्रपटों के सम्मुख रख के बाद में हम ही खा रहे हैं। यज्ञ कुंड में रखे जाने वाले गाय के पुड़क के स्थान घर के आंगन में सजा हुआ रंगोली के बीच में गाय के गोबर से बनाया हुआ गोल रख के पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार हम वैदिक से पौराणिक बनते समय इस पर्व का रूप रेखाएं बदल गया है, ऐसा कह सकते हैं। मैं यहाँ पर एक प्रयोग को दिखा रही हूँ। आप इस प्रयोग को स्वयं ही करके सूर्य के किरण किस दिशा में जा रहे हैं पता कर सकते हैं। एक चतुरस्राकार के लकड़ी की मेज लीजिए। इस पर एक वृत्त खींचें। वृत्त के केंद्र पर एक बड़ा कील ठोके। उसको सूर्योदय के समय में सूर्य के अभिमुख रखकर हर दिन एक निश्चित समय पर, मान लीजिए सुबह 8 बजे, स्केच पेन से उसकी परछाई को मार्क करते रहे। कुछ दिनों के बाद आपको स्वयं पता चल जाएगा सूर्य उत्तरायण दिशा में चल रहा है या दक्षिणायन के दिशा में जा रहा है। इस तरह के परिज्ञान को प्रयोग करके हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे मंदिरों में सूर्य रश्मि एक निर्दिष्ट स्थान में एक निर्दिष्ट समय पर गिरने जैसा गोपुरों का निर्माण किए थे। यह ही हमारी वैदिक ग्रंथों में विद्यमान ज्योतिष शास्त्र और भौगोलिक शास्त्र। जो कुछ भी हो, अभी भी कुछ लोग उधर संप्रदाय इधर वैदिक परंपरा को बचाते हुए मेरे जैसे संक्रांति को विशेष यज्ञ से पर्व मना रहे हैं। पर्व यानी संधिकाल के दिन उत्पन्न होने वाले कृमि कीटाणुओं को यज्ञ वायुओं से समाप्त करने का कोशिश कर रहे हैं। यह सारे विषय सुनने के बाद आप भी इस संक्रांति त्योहार को यज्ञ के साथ मनाएंगे, ऐसा आकांक्षा करती हूँ। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। पुनर्मिलामः।